सोचो एक पल के लिए, तुमने सुबह उठकर चाय बनाई, गैस जलाई, ऑफिस के लिए कैब बुक की, रास्ते में दूध लिया और शाम को ग्रोसरी लेने गए। इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है एनर्जी का खर्च। अब ज़रा बताओ, क्या पिछले 3-4 महीनों में इन चीज़ों का दाम बढ़ा है? अगर हाँ, तो ये कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो हज़ारों किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट के रेगिस्तानों में लिखी जा रही है, और उस कहानी का असर सीधे तुम्हारी जेब पर पड़ रहा है। मैं कुणाल हूँ और प्रो बफेट HQ पर हम हमेशा यही करते हैं। दुनिया की बड़ी घटनाओं को तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर समझाते हैं। तो आज की बात सीधी है, ज़रूरी है और शायद थोड़ी असहज भी करने वाली है, क्योंकि सच अक्सर ऐसा ही होता है। ईरान और मिडल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति बनी है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक तरह का बारूदी मुहाना बना दिया है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या? सीधे शब्दों में कहूँ तो दुनिया का करीब 20% तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है। ईरान ने इस जलमार्ग को जब प्रभावित किया तो समझो जैसे किसी ने पूरी दुनिया की तेल की नली पर हाथ रख दिया। और जब सप्लाई रुकती है तो डिमांड वैसी ही रहती है, लेकिन दाम आसमान छूने लगते हैं। क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार चला गया। तुम सोच रहे होगे, भाई क्रूड ऑयल तो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, हमें क्या? लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो ज़्यादातर लोग पालते हैं। भारत अपनी क्रूड ऑयल ज़रूरत का करीब 85% इम्पोर्ट करता है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल इम्पोर्टर हैं। जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड महंगा होता है तो हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC, BPCL, HPCL को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और जब वो नुकसान में बिकते हैं तो या तो सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है या फिर वो नुकसान किसी न किसी तरह हम तक पहुंचता है। मई 2026 में आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पेट्रोल और डीजल के दाम ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। ये बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर चेन रिएक्शन की तरह फैलता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक ड्राइवर ज़्यादा पैसे मांगता है। जब ट्रक का खर्च बढ़ता है तो सब्जी वाला ज़्यादा चार्ज करता है। जब सब्जी महंगी होती है तो तुम्हारी माँ की मंथली ग्रोसरी का बजट बिगड़ता है। ये सिर्फ पेट्रोल का मामला नहीं है, ये पूरी इकॉनमी की एक इनविजिबल टैक्स है जो हर घर पे लगती है, चाहे तुम गाड़ी चलाओ या न चलाओ। अब इस पे RBI का क्या रुख है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2026 में रीपो रेट को 5.25% पर रोके रखा, अनचेंज्ड। ये डिसीजन यूनानिमस था, लेकिन इसके साथ RBI ने जो बात कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने FY27 के लिए CPI इन्फ्लेशन का अनुमान 4.6% लगाया है। Q3 में तो ये 5.2% तक जाने की आशंका है। क्या तुम समझ रहे हो इसका मतलब? जो रुपया तुम्हारे हाथ में है उसकी खरीदने की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये लाख सेविंग्स अकाउंट में बैठे हैं और बैंक 5-6% दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 5.2% है, तो रियल टर्म्स में तुम लगभग ज़ीरो कमा रहे हो। बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक तरह से तुम्हें स्लो लीक की तरह नुकसान दे रही है। तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है? क्या वहाँ भी रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हुई हैं पिछले कुछ महीनों में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मुझे सच में जानना है। अब थोड़ा और गहरे जाते हैं। ये सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है। LPG के दाम पहले से बढ़ चुके थे, घरेलू और कमर्शियल दोनों। इंडस्ट्रियल डीजल भी महंगा हुआ। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग का खर्च बढ़ा, और जब मैन्युफैक्चरिंग महंगी होती है तो उसका बोझ एंड कंज्यूमर यानी तुम उठाते हो। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स मार्च 2026 में 8.3% था। ये 42 महीनों का हाई है। इसका सीधा मतलब है कि होलसेल लेवल पर महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और रिटेल लेवल पर आने में बस कुछ हफ्तों की देरी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती की। ये एक बफर ज़रूर है, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं। वॉरेन बफेट एक बात कहते हैं जो मुझे यहाँ बिल्कुल सटीक लगती है। इन्फ्लेशन इज़ द क्रूलेस्ट टैक्स बिकॉज इट हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट। वो हमेशा कहते हैं कि रियल एसेट्स में निवेश करो, ऐसे बिजनेसेस को चुनो जो अपनी कॉस्ट्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकें, यानी प्राइसिंग पावर वाले बिजनेसेस। और यही बात भारतीय निवेशक को समझनी है।
जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कैश की वैल्यू घटती है। जो लोग सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं वो इन्फ्लेशन के सामने सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। अब ईएमआई का मामला देखो, आरबीआई ने रेट होल्ड किया है, लेकिन फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन और बढ़ी तो रेट कट की उम्मीद और कम होगी। मतलब जो लोग होम लोन या कार लोन के ईएमआई कम होने का इंतज़ार कर रहे थे उन्हें थोड़ा और रुकना पड़ सकता है। आरबीआई ने ऑलरेडी फरवरी 2025 से लेकर अब तक 125 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.25% की कटौती कर दी है। रिपो रेट 6.5% से 5.25% पर आ चुका है। लेकिन अब आगे की राह तेल की कीमतों और मिडल ईस्ट सिचुएशन पर निर्भर है। तो अब सवाल ये है कि इस सब के बीच एक आम भारतीय को क्या करना चाहिए। पहली बात, घबराना नहीं। पैनिक में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन आंखें बंद करके बैठना भी गलत है। समझदारी यही है कि सिचुएशन को समझो और अपने फाइनेंसेस को उसके हिसाब से एडजस्ट करो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खासकर उन सेक्टर्स में जो इन्फ्लेशन से बेनिफिट करते हैं, जैसे एनर्जी, कमोडिटीज़ और एफएमसीजी, ये इस समय रिलेटिवली बेटर पोजीशन में है। गोल्ड भी, जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह काम करता है। भारत में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ के जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिजिकली रखने का झंझट नहीं और रिटर्न भी मिलता है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, अपने हाउस होल्ड बजट को एक बार फिर से रिव्यू करो। पिछले साल जो बजट बनाया था वो आज के इन्फ्लेशन सिनारियो में काम नहीं करेगा। फ्यूल, ग्रोसरी और यूटिलिटीज़, इन तीनों की कैटेगरी में अगले 6 महीनों के लिए 1.05% ज़्यादा का प्रोविज़न रखो। ये कोई पेसिमिज्म नहीं है, ये फाइनेंशियल प्रूडेंस है। और एक बात, अगर तुम्हारे पास कोई डेट है जो वेरिएबल रेट पर है तो उसे ध्यान से ट्रैक करो। अगर सिचुएशन ऐसी बनी कि आरबीआई को रेट्स बढ़ाने पड़े तो तुम्हारी ईएमआई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अभी जब रेट्स होल्ड पर हैं तो अगर पॉसिबल हो तो प्रीपेमेंट करना एक समझदारी हो सकती है। आरबीआई ने इंडिया की फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बताया है। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, मैनेजेबल करंट अकाउंट डेफिसिट और डोमेस्टिक डिमांड जो अभी भी टिकी हुई है, ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन ये बफर्स हैं, इम्यूनिटी नहीं। मतलब हम हिट होंगे, बस सेवरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कुछ दूसरे देशों में। इसलिए इन्फॉर्म्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि सिचुएशन की समझ तो बन गई, लेकिन असली काम तो तब होता है जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। मिडल ईस्ट क्राइसिस का एक पहलू जो अभी तक कम डिस्कस हुआ है वो है इसका इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर असर। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन होता है तो शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं, और बढ़ी हुई शिपिंग कॉस्ट सिर्फ इंपोर्ट को नहीं, एक्सपोर्ट को भी अफेक्ट करती हैं। भारत के फार्मा एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स, इन सभी के शिपिंग खर्चे बढ़े हैं। इसका मतलब है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को आइदर अपना मार्जिन कॉम्प्रेस करना पड़ रहा है या प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। दोनों ही सिचुएशन में कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ता है। लेकिन इस कॉइन का दूसरा पहलू भी है। कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हाल ही में हुए हैं उनसे भारत के एक्सपोर्ट्स को नए रास्ते मिल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी है, बस उसे पहचानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस निवेशक की जो सोच रहा है, यार मार्केट वॉलेटाइल है, क्या करूं? देखो, वॉलेटिलिटी को एनिमी की तरह मत देखो। वॉरेन बफेट ने कभी नहीं कहा कि वॉलेटिलिटी से डरो। उन्होंने कहा कि वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते तुम्हारे पास नॉलेज और पेशेंस हो। जब मार्केट गिरता है डर की वजह से तो क्वालिटी स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं। ये वो समय होता है जब असली निवेशक अपनी पोजीशन बनाते हैं। भारत में अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखो। ओएनजीसी जैसी कंपनीज को हायर क्रूड प्राइस से अपस्ट्रीम में बेनिफिट होता है, भले ही डाउनस्ट्रीम में प्रेशर हो। ये नुआंस समझना ज़रूरी है। सिर्फ ऑयल कंपनी है तो बाय करो नहीं, बल्कि बिजनेस मॉडल को समझो। एक और एंगल है जो बहुत कम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। जब फॉसिल फ्यूल वॉलेटाइल होती है तो रिन्यूएबल एनर्जी का केस और मजबूत होता है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सेक्टर्स में भारत सरकार का पुश पहले से है, और ग्लोबल क्राइसिस के बाद एनर्जी इंडिपेंडेंस हर देश की प्रायोरिटी बन जाती है।
इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में जो कंपनीज काम कर रही हैं, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, JSW एनर्जी, इनका लॉन्ग टर्म केस इस क्राइसिस के बाद और स्ट्रांग हो गया है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक ट्रेंड को पढ़ना है। तुम खुद सोचो और रिसर्च करो कि इनमें से कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तुम्हारा पोर्टफोलियो कैसा है अभी? क्या तुमने इस वॉलेटिलिटी में कोई चेंज किया है अपनी स्ट्रैटेजी में? नीचे कमेंट में बताओ, जेन्युइनली क्यूरियस हूँ। अब एक बात जो बहुत डायरेक्टली रिलेट होती है एवरीडे लाइफ से, फूड इन्फ्लेशन। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी GCC कंट्रीज अपना 70% फूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करती हैं। ये डेटा बताता है कि वहाँ फूड सिक्योरिटी का कितना बड़ा क्राइसिस है, लेकिन भारत पर इसका इनडायरेक्ट असर भी है। जब मिडिल ईस्ट में फूड की डिमांड स्पाइक होती है और सप्लाई डिसरप्टेड होती है, तो कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के ग्लोबल प्राइसेस अफेक्ट होते हैं। भारत से बासमती राइस, स्पाइसेस और कुछ वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट होता है उस रीजन में, और जब वहाँ डिमांड बढ़ती है तो भारत में भी उन कमोडिटीज़ की डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। ये एक चेन है जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। इसीलिए RBI ने एल नीनो की पॉसिबिलिटी को भी एक अपसाइड रिस्क बताया है फूड इन्फ्लेशन के लिए। अगर मॉनसून कमज़ोर रहा तो फूड प्राइसेस और बढ़ सकती हैं। इसलिए अगले 6-9 महीने इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिहाज से काफ़ी क्रिटिकल हैं। अब प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स की बात। पहला, अपनी इमरजेंसी फंड को इंश्योर करो। मिनिमम 6 महीने के एक्सपेंसेस का बफर लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। इन्फ्लेशन के दौर में जॉब मार्केट भी अनसर्टेन होता है, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आए तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी ना पड़े। दूसरा, अगर तुम जॉब करते हो तो अपने एम्प्लॉयर से बात करो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट के बारे में। ये अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन जब इन्फ्लेशन 4-5% से ऊपर हो तो तुम्हारा रियल सैलरी इफेक्टिवली कम हो रहा है। तीसरा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को अपग्रेड करो। ये क्राइसिस एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल इवेंट्स और पर्सनल फाइनेंस आपस में जुड़े हुए हैं। जो इसे समझेगा वो बेहतर डिसीजंस लेगा। प्रो बफेट HQ पर इसीलिए हम ये कंटेंट बनाते हैं। सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी हर ज़रूरी अपडेट तुम तक पहले पहुंचे। चौथा, अगर तुम्हारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं जो मैच्योर होने वाली हैं, तो ब्लाइंडली रिन्यू करने से पहले एक बार डेट म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स या FMP को कंपेयर करो। इन सम केसेस ये बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स दे सकते हैं। पांचवा, अपने इंश्योरेंस को चेक करो। महंगाई के दौर में हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ती हैं। अगर तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर पुराना है और सम अश्योर्ड कम है, तो इसे अपग्रेड करने पर सीरियसली सोचो। एक फाइनल बात, ये सिचुएशन परमानेंटली बैड नहीं रहेगी। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व होते हैं, मार्केट स्टेबलाइज होते हैं, सप्लाई चेन्स नॉर्मलाइज होती हैं। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा कि इंडिया की फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। जून 2026 की MPC मीटिंग और आएगी, तब तक 2 महीने के CPI डेटा और आ जाएंगे और तस्वीर और साफ होगी। लेकिन तब तक बैठकर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्टेप्स तुम्हारे हाथ में हैं, बजट रिव्यू, पोर्टफोलियो चेक, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, ये सब अभी करो। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग वो नहीं है जो तुम तब करते हो जब सब ठीक हो। असली प्लानिंग वो है जो तुम तब करते हो जब स्टॉर्म आ रहा हो और तुम्हें पता हो कि किस छत के नीचे खड़े होना है।